राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कानून बदल दिया गया जब से भाजपा की सरकार आई हुई है। तो केसेस बढ़े हैं मतलब कचहरी में या घटे हैं? नहीं, केसेस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है कि अब फाइनेंशियल क्राइम ज़्यादा होने लगे हैं। बाउंस हो गया तो फिर ऐसा कुछ लॉ या क्लॉज है जिस पे मतलब पैसा बाद में मिल जाता हो? इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। अपने शहर की आबादी 20-30 करोड़ की है, जो कि यूएस की आबादी के बराबर ही मान लीजिए, और उतने जजेस नहीं हैं, कोर्ट्स नहीं हैं। जैसे आप क्रिमिनल लॉयर हैं तो कोई रेप केस वगैरह आपके पास आया हुआ है? रेप नाम ही ख़राब है और एक सोसाइटी के लिए, पढ़े लिखे समाज के लिए बहुत ही एक बदनूमा दाग टाइप का है। किस तरह के केसेस आते हैं? लोग फिर भी मतलब इस तरह की एक्टिविटी करने के बाद भी अपना केस लड़ते हैं? फैमिली में उस रेप हुआ, सोसाइटी में उस पे लड़की पे दबाव बनने लगा, उसके पेरेंट्स की तरफ से, कुछ रिलेशंस की तरफ से कि कंप्रोमाइज़ हो जाए। मैंने बीइंग एडवोकेट मना भी किया कि ये नहीं होना चाहिए। जो भी विक्टिम है उसकी मदद उस लेवल पे नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसके साथ समाज, परिवार प्रॉपरली खड़ा नहीं होता। किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में भी जाए महिला, लड़की, बच्ची, तो सेफ नहीं है। कभी ऑफर आया हुआ किसी केस को लेके बहुत सारा रुपए कि आप इस पे बैकफुट हो जाओ? तो आता रहता है, आया भी है। कितना मतलब? अब एक बात तो एक अटैची लेके आए थे, तो देखा नहीं था मैंने क्या है उसमें। गंगा जी गंगोत्री से निकलती, गंगा सागर में मिल जाती हैं और बीच में बहुत सारे शहर आते हैं। तो इसीलिए ये न्याय की गंगा है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चलती है और सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारे जो गेस्ट हैं एडवोकेट कपिल दीप सचान जी हैं, कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री भी रहे हैं। तो भाई इनसे पूछेंगे कि शहर में क्या चल रहा है। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कानून बदल दिया गया, तो जानते हैं कि क्या चीज़ों का चेंज आया हुआ है। और एक हाल ही में अब एक इंसिडेंस जो वेस्ट बंगाल का चल रहा है उसको भी कवर अप करेंगे। और तो मोस्ट वेलकम है सर हमारे चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले हम इसको यहाँ से जो है जानना चाहेंगे कि जैसे आज के टाइम पे शहर में लोग आपको जानते हैं, एक बड़ी प्रोफाइल के नाम पे जानते हैं कि भाई अगर कोई क्रिमिनल केस हो जाए तो कपिल दीप सचान जी के पास चले जाओ तो रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो एडवोकेट बनने की शुरुआत है वो कहाँ से हुई, स्कूलिंग कब हुई? तो एकदम जो जीरो से अभी तक का जो सफ़र है, जो स्ट्रगलिंग जर्नी है, हम उसको भी जानना चाहेंगे। मेरे फादर लेट मिस्टर नरसिंह सचान जी एडवोकेट थे, एक बड़े रिनाउंड एडवोकेट थे। नाना जी भी रहे एडवोकेट, मामा जी भी रहे। और फादर जब थे मैं काफ़ी छोटा था, उनका अर्ली डेथ हो गई थी और मैं 7 इयर्स का था। तो उनका जो सम्मान एक सोसाइटी में और लोगों का ये मानना कि जो वकील साहब कह देंगे बिल्कुल जस्टिफाइड बात होगी, और लोग उसको बड़ा मानते थे। और बड़ी बड़ी समस्याएं कुछ बैठ के भी सॉल्व हो जाती थी, बाकी जो केसेस न्यायालय में होते तो उसमें मदद मिलती। तो जो ऑनर था एडवोकेट का, उसी को देखते ही ये सोचा था कि भविष्य में मुझे भी अपने पिताजी के प्रोफेशन में जाना है, एडवोकेट बनना है, समाज के लिए काम करना है और अच्छी वकालत करनी है। मतलब बचपन में एडवोकेट बनने की चाह जो है पिताजी से आई? जी बिल्कुल, क्योंकि फैमिली में सराउंडिंग वैसा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग यहीं कानपुर से ही हुई है। कानपुर में ही फादर एडवोकेट थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यहीं स्कूलिंग हुई और यहीं से लॉ किया। डीसी लॉ कॉलेज है, वहाँ से 99 में पास आउट हुए और तब से वकालत कर रहे हैं। तो आपने कानपुर देहात से शुरुआत करी या कानपुर नगर से ही शुरुआत की? हम लोग हैं, पहले तो कानपुर नगर और देहात दोनों एक ही था और पढ़ाई कानपुर में हुई। फादर हम सब लोग यहीं रहते रहे साकेत नगर में, और देहात में जाना नहीं हुआ। 2013 तक कानपुर देहात की कोर्ट्स भी यहीं थी, तो प्रैक्टिस तो यहीं होती रही और आज भी यहीं हो रही। कानपुर देहात कभी कोई केस होता है तब जाना होता है, वैसे ऐसा कोई जाना नहीं है। प्रैक्टिस मूलतः कानपुर नगर में ही है। तो जैसे आपका जो कॉलेज लाइफ रहा तो वो आपने मतलब कुछ बीच में कभी ड्रॉप रहा 10th 12th के बाद? फिर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं रहा, पढ़ते रहे एवरेज स्टूडेंट की तरीके। और जब लॉ कॉलेज और उसमें आए ग्रेजुएशन में तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहे, मगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कभी इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ा, मगर सपोर्ट करते रहे जो भी अच्छे अपने भाई लोग थे, जो अच्छे स्टूडेंट लीडर थे उनको। तो आपके समय पे जो है कौन स्टूडेंट लीडर रहा?
हमारे समय में कई सारे रहे, अरुण सचान जी रहे, सुनीत त्रिपाठी जी रहे, कुलदीप गंगवार जी रहे, वो इस समय विधायक भी रहे फरीदाबाद में, तो काफ़ी सारे लोग रहे। तो ये आपके ही एक तरह से बैचमेट रहे ये लोग? हाँ, कुछ सीनियर थे, कुछ जूनियर भी थे, तो सारे सब लोग रहे। तो जब प्रैक्टिस में आ गए तो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व। जैसे अगर हम भी बात करें कि जब से भाजपा की सरकार आई हुई है तो केसेस बढ़े हैं, मतलब कचहरी में, या घटे हैं? नहीं, केसेस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा। और सोसाइटी में केसेस कम तो नहीं हो रहे हैं, चाहे क्रिमिनल्स के हों चाहे सिविल्स के हों। और इस समय तो ऐसी स्थितियां हैं कि इंसान के अंदर सोचने समझने में गुस्सा बस गया हुआ है, लोगों में सहन शक्ति भी कम हो गई, तो केसेस तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। और पेंडेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे कुछ मतलब एक कहने का सेंस कि पहले जो केसेस आते थे और जो अब आ रहे हैं तो उनमें एक अंतर क्या है? क्योंकि आपने तो एक बहुत लंबा एक इरा पे काम किया है करीब, तो इस पे डिफरेंस क्या? पहले किस तरह के आते थे, अब कैसे आते हैं? पहले केसेस होते थे कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकनॉमी है अपने इंडिया की, तो एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित सिविल केसेस वगैरह रहते थे, उसी से रिलेटेड क्रिमिनल केस होते थे कि नाली पनारा और कब्जे को लेके झगड़े। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है कि अब फाइनेंशियल क्राइम ज़्यादा होने लगे हैं। अब लोगों के अंदर सोच आई है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, तो चेक बाउंसिंग के मैटर्स हैं, और लोगों का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केसेस हैं, 420 वगैरह के केसेस हैं। तो इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं। करप्शन के केसेस बढ़ गए हुए हैं। इस तरह के केसेस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा। जैसे आपने बताया चेक बाउंसिंग का, तो एक अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को रेंट पे कुछ दे दिया और उससे एक एग्रीमेंट हो गया भाई 11 महीने की, उसने हमको चेक दे दी, तो क्या हम लीगली उसको बाउंड कर पाते हैं? निश्चित रूप से उसने चेक दे दिया और 11 महीने का एग्रीमेंट हो गया है, तो निश्चित रूप से कि फॉलो कर रहे हैं कि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सब चीज़ फॉलो कर दी कि एक एग्रीमेंट हो गया है, उससे एडवांस चेक ले लिए। मगर सामने वाले की नीयत ख़राब है तो वो उस एग्रीमेंट को नहीं मानेगा, अकाउंट में पैसा नहीं रखेगा, चेक बाउंस करा देगा। तभी चेक बाउंसेस केसेस। जैसे मान लीजिए बाउंस हो गया तो फिर ऐसा कुछ लॉ या क्लॉज है जिसपे मतलब पैसा बाद में मिल जाता हो? मान लो कोर्ट कचहरी हुआ फिर मिल गया। केसेस हैं, ट्रायल चलता है, निश्चित रूप से लोग पैसा देते हैं और नहीं तो कोर्ट उनको पनिश करती है। उसमें 2 इयर्स तक का पनिशमेंट है और डबल की पेनल्टी का है कि 10,000 की चेक है तो 20,000 की पेनल्टी हो जाएगी। अच्छा। और 2 इयर्स तक का पनिशमेंट है, तो निश्चित रूप से कोर्ट के जजमेंट से और जस्टिस से फ़ायदा तो मिलता ही है। तो ये मतलब इनमें तो सालों लग जाते होंगे क्लियर हो के आने में? हाँ, सालों तो लगने की स्थिति है। अब फिर कुछ अपने अपने डेस्टिनी का भी काम करती है और इन्फ्रा कम है, जजेस और होने चाहिए, कोर्ट्स और होनी चाहिए, जिससे कि सभी को न्याय मिले, बेहतर जल्दी न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले। मगर अपने हिंदुस्तान में कोर्ट्स की बहुत कमी है क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारा 20-30 साल पीछे है और उसको कवर अप होने में बहुत अभी समय लगेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की टर्म्स में हम बात करें कि आप महामंत्री भी रहे बार के, तो आपने एक कहीं ना कहीं साल भर के कार्यकाल किया, तो उसमें आपको क्या लगा कि एक डेवलपमेंट होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए? देखिए, बेसिक तो बीइंग एडवोकेट हमने देखा कि हम लोग एक ऐसे उसमें माहौल में काम कर रहे हैं कि जहां बहुत ज़्यादा सुविधाएं, फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी के इतने अभी कमी है कि वो बहुत ज़रूरी है कि अब जो वर्किंग हो गई बड़ी स्मार्ट है कि उसमें टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन फाइलिंग है, ये सब चीज़ें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब होनी चाहिए। बट अभी नहीं है, अभी उस लेवल की चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है और ये बहुत समस्या है। इससे मुझे लगता है समय भी जाता होगा और चीज़ें भी सही से रिजॉल्व नहीं होती होंगी। हाँ, समय तो देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है कि हमारे यहाँ अपने शहर की आबादी 20-30 करोड़ की है, जो कि यूएस की आबादी के बराबर ही मान लीजिए, और उतने जजेस नहीं हैं, कोर्ट्स नहीं हैं, तो कोर्ट्स, जजेस, स्टाफ बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे हम जजेस की बात करें तो अभी कानपुर शहर में कितने होंगे लगभग? कानपुर शहर में 78-79 के आसपास कोर्ट्स वर्क कर रही हैं और उसमें MSCT भी हैं और कमर्शियल कोर्ट्स को भी जोड़ दिया जाए तो करीब 80 के अबव है कोर्टें। ओके। तो जैसे आपने बताया, थोड़ा सा हम आपकी कॉलेज लाइफ पे वापस जाएंगे कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थोड़ा सा सक्रिय हैं, तो उसके बाद में आपको ये जो महामंत्री का जो इलेक्शन हुआ, आप पहली बार में ही जीत जाना, तो ये कैसे प्लान कैसे किया कि भाई लड़ना है या
नहीं, कोई ऐसा प्लान नहीं था। जब प्रैक्टिस में आए तो फादर के एक मित्र थे, मिस्टर उमाशंकर गुप्ता जी, एडवोकेट, सीनियर काउंसिल हैं, उनके जूनियरशिप करी, और जूनियरशिप करी तो बस ये था कि अच्छा एडवोकेट बनना है। उसकी कोशिश अभी भी जारी है कि अच्छे एडवोकेट बने, सीखें और बेहतर कर सकें। तो वहाँ देखते थे कि बड़े बड़े लॉयर्स जिनका नाम था उस समय, अर्जुन सिंह चौहान जी थे, के ठाकुर जी थे, कई सारे ऐसे रिनाउंड लॉयर थे, राम मलक मिश्रा जी थे, बहुत सारे। तो लगता था कि इनके जैसे बनना है, उनकी बहस, उनके आर्गूमेंट्स, उनकी कोर्ट में प्रेजेंटेशन देख के इम्पेक्ट पड़ता रहा कि इनके जैसा बनना है। और एसोसिएशन में वही लोग प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी होते जो प्रैक्टिस करते थे, तो उनका उसमें अध्यक्ष महामंत्री का जो पूरा बोर्ड लगा है बार एसोसिएशन में, कि हमारी बार एसोसिएशन 1885 में रजिस्टर्ड हुई, और पहला जो प्रेसिडेंट था वो एक इंग्लिश मैन था, A.H. हिटैची करके, और उसमें PPN जो कॉलेज जिनके नाम पे पंडित पृथ्वीनाथ चक जी वो उसके मेंबर थे। तो लगता था इस लिस्ट में अपना भी नाम हो, तब सोचा था, और 2019 में पूरा हुआ, और सक्रिय रहे, सबसे मिलना जुलना, प्रेम इसमें। तो फायदे क्या हैं, मतलब महामंत्री बनने के कुछ फायदे हैं? कुछ जलवा रहता है शहर में कि नहीं रहता है? देखिए, क्या जलवा नहीं, एक जिम्मेदारी का बोझ भी बहुत आता है। मैं आपको बताऊं, एक अच्छा तो लगता है कि आपको एक पद है, ऑनर है, लोग आपको सम्मान देते हैं, आपको हाई कोर्ट जजेस से मिलना, उनको आना जाना, सबसे मिलना, सोसाइटी में एक आपको ऑनर होता आपके बीइंग ए ऑफिस बियरर रहने पे। मगर एक जिम्मेदारी होती, अपेक्षाओं का बोझ होता है कि हमारे यहाँ बार एसोसिएशन में इतने फंड्स नहीं है, और ना गवर्नमेंट की तरफ से हमें इतने सारे फंड्स मुहैया कराए जाते हैं। हमारे यहाँ जो सब्सक्रिप्शंस जो एनुअल अपना जमा करते हैं एडवोकेट्स, और मेंबरशिप फ़ीस जमा करते हैं, उसी से हमको स्टाफ का और सारी सब वकीलों की मदद करनी होती है। तो जैसे कोई बीमार हो जाता है तो हम लोग उनका बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं मदद कर पाते हैं कि फाइनेंशियल उनकी मदद कर दें। डेथ हो गई किसी एडवोकेट की तो उनके परिवार की मदद कर दी जाए, मगर जो भी बन जाता है उस हिसाब से करते हैं। बहुत आज के इस दौर में वो मदद बहुत थोड़ी नॉमिनल रहता है, हाँ, बहुत थोड़ी है। तो इस पे गवर्नमेंट से अगर हम बात करें तो कुछ फंडिंग या कुछ इस तरह का निधि होनी चाहिए। देखिए, क्या है ना, इसके लिए जो हम लोग की जो लाइसेंसिंग बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी तरफ से एक बहुत बड़ी पहल होनी चाहिए कि जो 1962 में सुविधाएं थी एडवोकेट्स के लिए, उस लेवल्स में अभी भी उस ग्रोथ नहीं हुई है कि डेथ पे 5 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं एडवोकेट वेलफेयर फंड से। तो 5 लाख रुपीज़ आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत कम है। और मेडिक्लेम में है कि 25-30 हज़ार रुपये बार काउंसिल से मदद हो रही है, वो बहुत कम है। वो उस टाइम के हिसाब से वो अमाउंट था। और अब आज के परिप्रेक्ष्य में कि गवर्नमेंट से और बार काउंसिल की तरफ से मदद ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम थोड़ा सा इस पे आएँ कि जैसे आप क्रिमिनल लॉयर हैं, तो कोई रेप केस वगैरह आपके पास आया हुआ है? हाँ, बहुत सारे हैं, अभी लड़ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो कोई एक ऐसा बताइए जिसका किस्सा मतलब हल हो गया हो, अभी न्यायालय में ना हो, तो किस तरह के केसेस आते हैं? लोग फिर भी मतलब इस तरह की एक्टिविटी करने के बाद भी अपना केस लड़ते हैं, एक सोचने का विषय है। देखिए, क्या है ना कि बहुत सी चीज़ें जो केसेस हैं, रेप नाम ही ख़राब है, और एक सोसाइटी के लिए, पढ़े लिखे समाज के लिए बहुत ही ये कि बदनूमा दाग टाइप का है कि हम सब की बेसिक जिम्मेदारी है बीइंग एडवोकेट या शहरी के कि सोसाइटी में इस तरह का अपराध कतई नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे एक मैटर में देखा कि फैमिली में उस रेप हुआ, घटनाक्रम हुआ, बड़ा चर्चित रहा, पेपर में आया और चला भी काफ़ी ज़्यादा। फिर सोसाइटी में उस पे लड़की पे दबाव बनने लगा, उसके पेरेंट्स की तरफ से, कुछ रिलेशंस की तरफ से कि कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो मैंने बीइंग एडवोकेट मना भी किया कि ये नहीं होना चाहिए। कि कुछ चीज़ें हैं कि जो भी विक्टिम है उसकी मदद उस लेवल पे नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसके साथ समाज, परिवार प्रॉपरली खड़ा नहीं होता है। कभी कभी वो लोग भी कमज़ोर, स्टैंड लेने में ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसा एक चीज़ हो जाए, एक तरह से मिस एक्टिविटी है जी जी, तो वो हो जाए और फिर उसके बाद स्टैंड करके फिर अपने हक के लिए लड़ना है, इट्स ट्रिपिकल टास्क, बहुत कठिन। हाँ, तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट को कुछ मतलब रूल्स नहीं बनाना चाहिए। जैसे अभी है कि अगर किसी ने कर भी दिया तो दिन सालों तक चल रहा है। हाँ जी, ये मेरे हिसाब से जो इस तरह के केसेस हैं रेप से,
बच्चों के साथ हो रहे हैं या किसी भी लड़की महिला के साथ हो रहे हैं, तो इन केसेस को प्रायोरिटी बेसिस में डिसाइड होना चाहिए। इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए ऑल ओवर इंडिया, और जो कि नहीं है। हाँ, इन केसेस को बहुत ही प्रायोरिटी बेसिस में बड़े सेंसिटिव ढंग से इनको डिस्पोजल होना चाहिए। हाँ, जैसे अभी कोलकाता के आपने सुना होगा, वेस्ट बंगाल का एक केस इस समय चल रहा है, क्योंकि रेप केसेस तो हर साल बहुत सारे होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ट्रोल में कुछ ही आते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? मतलब देखिए, क्या कोलकाता में जो घटना हुई है मेडिकल कॉलेज में, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि रेप और फिर उसका मर्डर करना विक्टिम का, और उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट भी चल रहा है पूरे देश में। एक ये लग रहा है कि कहीं पे भी कोई किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में भी जाए, महिला, लड़की, बच्ची, तो सेफ नहीं है। ये एक बड़ा एक सिक्योरिटी बहुत ख़राब हो चुकी है कि अभी तो ये कहते हैं कि रात में जाने पे ख़राब है, डर है, भय है, मगर आप अपने कॉलेज में सुरक्षित नहीं हैं, आप अपने शहर में सुरक्षित नहीं है। ये एक सोसाइटी के लिए, मतलब ये हम लोग के ऊपर बड़ा प्रश्न है कि हम लोग किस दौर में हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, सभ्य समाज में जी रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ी महागुरु बनने वाले हैं विश्व में, मगर अभी भी इस चीज़ पे हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। हम लोग का मानसिक स्तर अभी उस लेवल का नहीं बन पा रहा है। ये बहुत दुखद है। जैसे अभी अगर हम कानपुर बार की बात करें, तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे लॉयर हैं, मतलब मुझे लग रहा है करीब 10-12 हज़ार लॉयर तो होंगे ही। तो इतनी लंबी स्ट्रेंथ है, और उसमें से लोग सिर्फ वकील इसलिए बनते हैं, अगर हम कानपुर शहर की बात करें, कि वो अपने गाड़ी में एक स्टिकर लगवा लेंगे और उनका बढ़िया वकाल मेंटेन रहेगा। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या ना कि ये कानपुर में नहीं, ये बहुत सारी जगह समस्या है। हाँ। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी लाइसेंसिंग बॉडी भी जिम्मेदार है। जैसे क्या है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुकुर मुत्ते टाइप के लॉ कॉलेजेस खुलवा दिए हुए हैं। तो कॉलेजेस ज़्यादा खुलवाने पे आप क्वालिटी नहीं मेंटेन रख रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। एडवोकेट की क्वांटिटी बढ़ रही है, लोग बाय प्रोफेशन एडवोकेट नहीं बनना चाह रहे हैं। कुछ लोग उसमें समाज में इस तरह के हैं कि उनको लगता है कि हमको एडवोकेट बन जाएंगे तो डिफेंस मिल जाएगा, एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल जाएगा, विशेषाधिकार मिल जाएगा। तो ऐसे लोग भी सोसाइटी में उनको लग रहा है कि हम एडवोकेट हो जाएं और स्टिकर लगा लें तो पुलिस वाले चालान ना करें, या कहीं बोर्ड लगा लें अपनी बिल्डिंग में तो केडीए उनकी बिल्डिंग ना सीज करे। तो इस तरह के कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है, 5-10% लोग इस तरह की सोच के हैं, वो आ रहे हैं। मगर हमारे यहाँ प्रोफेशन में अभी भी बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, BLLB करके नेशनल लॉ कॉलेजेस से, अच्छे कॉलेज से, NLU से आ रहे हैं, MIT से आ रहे हैं, सिम्बियोसिस से आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं तो रोज़ देखता हूँ कि उनका जो प्लानिंग है, उनकी रिप्रेजेंटेशन है, उनकी जो तैयारी है अपने केस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, बड़ी इंस्पायरिंग है और बड़ी मेहनत करके आ रहे हैं। और आप 5% उनको देख रहे हैं, आप उनको भी देखिए जो 50% ऐसे भी बच्चे आ रहे हैं जो बड़ा इंस्पायर कर रहे हैं। आपको मिल के लगेगा कि वो बहुत मेहनत प्रोफेशनल हैं और अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत सीरियस हैं और जिम्मेदारी है उनके अंदर। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका चालान हुआ हो? हाँ, बिल्कुल हुआ है, चालान हुआ है। तो जैसे एक बोलते ना कि पुलिस और जो है वकील के 36 का आंकड़ा होता है, तो इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, क्या कुछ चीज़ें एक बायसनेस रहती है एक, और ये बायसनेस हमें लगता है जब से पुलिस और वकील बना तभी से रही होगी। क्योंकि जो पुलिस करती है, देखिए पुलिस एक सोसाइटी में, पुलिस का काम भी है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना और क्राइम को ख़त्म करना जी। मगर कई जगह उनके यहाँ भी बहुत कमियां हैं कि बहुत से लोग वो चाहते हैं कि क्राइम हो तो उनका भी सिस्टम चलता रहे। कुछ लोग उनके यहाँ, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे 5-10% उस तरफ भी डार्क हर एक चीज़ में कुछ ब्लैक शीप्स हैं। और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को नहीं समझते हैं, वो भी 5-10% दोनों तरफ हैं। और उन्हीं बातों से व्यवस्था बिगड़ती है, कभी विवाद हो जाता है। वरना 95% सारे लोग अच्छे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, उन्हें मालूम है कि हम कानून तोड़ेंगे, भाई कानून के जानकार, तो निश्चित रूप से हमारे अगेंस्ट कार्रवाई होगी और उसको फेस करेंगे। जैसे अभी शहर में एक बड़ा चर्चित मामला था अवनीश दीक्षित जी वाला, तो वो एक्चुअल में मामला था क्या?
अब जैसा मैंने भी न्यूज़पेपर्स और सारी सब चीज़ों को देखा है तो पता लगा कि कोई एक प्रॉपर्टी है सिविल लाइंस में, उसको लेके कुछ डिस्प्यूट्स हुआ, उसमें कब्जे या पेपर्स को लेके, जहाँ तक मैंने समझा है उसी पे पुलिस ने अपने एक्शन किया हुआ है और उनको अपना उसी पे अपना कार्रवाई कर रहे हैं जो भी उनको लीगल एस्पेक्ट में सही लग रहा है। जैसे शहर में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वकीलों का दबदबा है, लोग ऐसा कहते हैं रियल एस्टेट की फील्ड में स्पेशली कि 150 वकील जाएंगे और जो है कब्जा कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ है? मैं आपको बता रहा हूँ क्या, देखिए कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो एडवोकेट नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं एक समाज में एक भ्रम फैलाएं कि ये एडवोकेट हैं और उनका कोर्ट में आना जाना भी रहता है, एडवोकेट्स के यहाँ आ रहे हैं, अपने काम के लिए आ रहे हैं। वो लोग इस तरह का कार्य करते हैं कि लड़ाई झगड़े कर देते हैं या प्रॉपर्टी कब्जा करने को कहीं, तो उसमें हम लोग ने कई बार पुलिस की हायर अथॉरिटी से कहा है कि आप उन पर कार्रवाई करिए, जो गलत कर रहे हैं हम लोग निश्चित रूप से आपके साथ में, हमारी दोनों एसोसिएशन बार और लॉयर्स ने कहा है कि हम लोग साथ में, जो गलत करे आप उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई, क्योंकि ये रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा वाइड मार्केट है। तो मतलब भाई कहीं ना कहीं कि मतलब एक बार ऐसे काफ़ी पुराना है कि मुझे सुनने में आया कि एक सरकारी ज़मीन थी, वकीलों ने उसको भी रजिस्ट्री कर लिया, तो क्या फर्जी रजिस्ट्री भी हो जाती क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि वह सरकारी ज़मीन कोई कब्जा कर लेगा, और उसके लिए पूरा एक प्रोसेस है। सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, और जिसने किया होगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हुई होगी, लीगल एक्शन हुआ होगा। अगर नहीं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि किसी भी बिल्डिंग की रजिस्ट्री हो जाएगी, तो इस पे कितना तथ्य है? नहीं ऐसा नहीं है। अब देखिए क्या ना कि कोई भी बिल्डिंग है तो उसके एक डॉक्यूमेंट होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स भी जैसे एक परिवार का होता है ना कि चेन चलती है कि बाबा हैं, फिर उनके बेटे हैं, पोते हैं, तो प्रॉपर्टी भी कहीं से पैदा एक ओरिजिन होता है कि वो चाहे केडीए की हो, आवास विकास की हो, या किसी की प्राइवेट लैंड हो, तो पूरी चेन से होता है। जब प्रॉपर उसके पेपर डॉक्यूमेंट होते हैं तो कोई ऐसा नहीं कोई कब्जा कर लेगा, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें स्कैमर्स भी काफ़ी सारे लोग हैं। हाँ, स्कैमर्स भी काफ़ी सारे, तो वो अपना फर्जिफिकेशन चालू रखते होंगे। हाँ, देखिए क्या ना कि बहुत सारे लोग हैं जो भूमाफिया हैं, उसमें एडवोकेट नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि वो एडवोकेट हैं, उसमें वो भूमाफिया हैं, वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, सोसाइटी में समस्या पैदा कर रहे हैं, बदनाम एडवोकेट होता है। जैसे अगर हम बात करें कि बहुत छोटे केसेस भी आते हैं, तो कौन से केस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिजॉल्व होते हैं, फिर वो हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, तो मतलब ये कैसे ऊपर कैसे जाता है? देखिए क्या, कोर्ट्स का एक पूरा प्रोसेस है कि कैसे केसेस फाइल होने हैं। जैसे सिविल केस है, पहले सिविल जज क्या है, उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से होता है कि वैल्यूएशन उसकी फाइनेंशियल वैल्यू क्या है, तो उस हिसाब से सिविल जज सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न में जाता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील्स होती हैं। फर्स्ट अपील यहीं वैल्यूएशन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में ही होती है, और अगर सेकंड अपील है तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट है। जैसे कॉन्सेप्ट ये समझना है कि गंगा जी गंगोत्री से निकलती, गंगा सागर में मिल जाती हैं, और बीच में बहुत सारे शहर आते हैं, तो इसीलिए न्याय की गंगा है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चलती है और सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। और दूसरा पक्ष ये एक कारण होता है कि वहाँ तक जाने का कि जिसको लगता है कि मेरे अगेंस्ट जज नहीं मिला, मुझे जस्टिस नहीं मिला, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एग्रीव्ड होकर वो हाई कोर्ट चला जाता है, उसको वहाँ नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। तो दो में से एक ही पक्ष जीतता है, तो जिसको लगता है कि हमें आगे तक लड़ना है तो आगे तक लड़ता है। यही जुडिशियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। ओके, अभी अगर हम जैसे बात करें कानपुर बार एसोसिएशन की, तो जैसे अभी शहर में बहुत एक बड़ी कम्युनिटी है कहीं ना कहीं लोगों की, और एक ऑर्गेनाइजेशंस की, तो लोग कभी हेल्प करते हैं बार एसोसिएशन की? हाँ, नहीं, बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं, अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी हेल्प करते हैं। अभी हमारे यहाँ बार एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं आदित्य सिंह जी एट प्रेजेंट में, उनका और नारायणा के जो डायरेक्टर्स हैं अमित नारायण जी, बात हुई थी। तो हमारे यहाँ भी 10-15 हज़ार एडवोकेट्स हैं, प्लस क्या है कि 50 से 60 हज़ार पब्लिक आती है पर डे। तो कभी किसी को कभी बीपी हाई हो गया कोर्ट में, एक हमारे सीनियर काउंसिल थे और प्रेसिडेंट रहे और जनरल सेक्रेटरी रहे सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आर्गूमेंट्स कर रहे थे, तो अचानक अटैक आया डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ पे। तो ये किस्सा है 2019 का, और तो हमारे यहाँ क्लिनिक नहीं था, तो उनको तुरंत हम लोग को लेके गए कार्डियोलॉजी, फिर उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं कि हमारे यहाँ
कि किसी एडवोकेट को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई या क्लाइंट को हो गई, तो क्लिनिक नहीं था। तो नारायणा मेडिकल कॉलेज के कुछ से एक MOU साइन हुआ है कि 5 इयर्स के लिए कोई PSC हमारे यहाँ बार एसोसिएशन में वो संचालित करेंगे, जिससे कि बहुत अच्छा ये काम है कि हमारे एडवोकेट्स का कोई भी एक आकस्मिक एडवोकेट हो, क्लाइंट हो या कोर्ट का स्टाफ हो, किसी को प्रॉब्लम है तो उसको वहाँ इलाज मिल जाएगा, इमरजेंसी में वहाँ फौरी इलाज मिल जाएगा, तो उसको लाभ मिलेगा। तो अब ये एक रैपिड राउंड है, तो आपका रोल मॉडल कौन रहा लाइफ में? रोल मॉडल मेरे फादर है। और फेवरेट प्लेस कौन सा है? कहीं घूमने जाना हो अगर शहर में तो कहाँ जाते हैं? शहर में घूमने सबसे फेवरेट प्लेस हमारा घर ही है, कि छुट्टी हो तो घर पे रहना पसंद है। कुछ खाने बाहर जाना है तो खाने में क्या पसंद है? खाने में नॉनवेज पसंद है। अपने आनंद नगर में एनर्जी स्टोर है, उसका नॉनवेज अच्छा है। कभी ऑफ़र आया हुआ किसी केस को लेके बहुत सारा रुपए कि आप इस पे बैकफुट हो जाओ तो? हाँ, नहीं आया है, आता रहता है, आया भी है। कितना मतलब? अब एक बात तो एक अटैची लेके आए थे तो पूछा नहीं था मैंने क्या है उसमें। अच्छा, तो महीने में कितना अर्न कर लेते हैं? अब आदमी से उसकी कमाई नहीं पूछी कभी धमकी आई हुई है, थ्रेट? हाँ, किसी चीज़ को थ्रेट आया। थ्रेट आया एक बार फ़ोन पे आया कि एक बच्ची का पास्को का, वो 14 साल की, एक स्कूल में मैटर था, तो उसका था जो एक्यूज़ड बंद था, तो बच्ची की तरफ से देख रहे थे, तो उसके एक्यूज़ की वाइफ थ्रेट कर रही थी फ़ोन पे कि मैं देख लूँगी, ये कर दूँगी। और ऐसे आते रहते हैं, कोई अपने पे प्रभाव नहीं पड़ता है, और कहीं ना कहीं रुपए का लालच दिया जाता है, कहीं होता है कि हम आपके रिलेशन में हैं, कहीं बहुत सारे होते हैं जिस तरह से जो दबाव लुभाया जैसे जा सकता है वो सारे लोग प्रयास करते हैं। फेवरेट मूवी कौन सी आपकी? फेवरेट मूवी तो बहुत सारी है, अब एकदम से किसी। जॉली LLB देखी आपने? हाँ, मैंने दोनों पार्ट देखे हुए हैं। अच्छा, दोनों देखे हो, कैसी लगी आपको? अच्छी है, फनी मूवी है। कभी ऐसा हुआ कि जो है गर्मा गर्मी वकील साहब से कभी कोर्ट में हो गई हो? हाँ, नहीं, देखिए क्या, ये तो एक पार्ट है जो मूवी में दिखाते हैं और कोर्ट में भी जजेस से भी हो जाती है, मगर वो कोई ऐसा नहीं है, कोई व्यक्तिगत लड़ाइयाँ हैं। अपनी बात को कहने पे कभी कभी आवेशित हो जाते हैं, हम लोग भी हैं, कभी हो जाते हैं, और दूसरे पक्ष से भी कभी कोई बात हो जाती है, मगर कोर्ट रूम के बाहर आके फिर वही हम लोग ब्रदर लॉयर होते हैं और सब लोग हंसते बोलते हैं। अपने क्लाइंट का ही पक्ष रखना होता है, तो तनातनी तो थोड़ी बहुत अंदर चलती रहती है। कॉलेज में आपकी गर्लफ्रेंड रही कोई? वैसा कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं तो उसकी गर्लफ्रेंड ना रही हो, नहीं, सभी की होती है, तो मेरी भी रही है। अच्छा। हाँ, एट द एंड 2 प्रश्न और हैं कि जैसे बहुत सारे आपने केसेस लड़े होंगे, तो भाई जब जीत जाते हैं तब तो एक बढ़िया माहौल और सेलिब्रेशन होता होगा, जब हार जाते हैं तब क्या होता है? कष्ट होता है अपने क्लाइंट के लिए, खुद के लिए भी, कि हमारे रहते हुए हमारा क्लाइंट हार गया। सोचते हैं कि फिर कि आगे चलते हैं, उसको अपेक्स कोर्ट में उसके लिए लड़ा जाएगा, अच्छे ढंग से पैरवी की जाएगी, और निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जीतता है, उसको एक अपने क्लाइंट को प्रति एक संवेदनाएं जुड़ जाती हैं उसके केस से, उस व्यक्ति से, उसके केस को रिप्रेजेंट करते करते इमोशन कनेक्ट हो जाता है, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो निश्चित रूप से वो क्लाइंट नहीं जीतता है, स्वयं लगता है कि हम ही लोग जीत रहे हैं, और ये सभी एडवोकेट्स के साथ है। तो अगर हम बात करें तो अभी तक आपने कितने केसेस लड़े होंगे, कितने आप जीते होंगे और कितने? लड़े बहुत सारे लड़े हैं, अब रेशियो तो ठीक ही रहा है जीतने का, बाकी चल रहा है। अगर कोई यहाँ हारे होंगे तो हाई कोर्ट में जीतेंगे। अच्छा। दांव पेच लगा के कहीं ना कहीं निकाल ले जाते हैं। नहीं, देखिए क्या है ना कि ये जुडिशल सिस्टम है, क्या होता है कि हम अपना पक्ष रखते हैं, जजमेंट एट लास्ट करना होता है जज ऑनरेबल कोर्ट को करना होता है। तो कभी कभी व्यक्ति किस तरीके सोचता है, वहाँ एक इंसान ही बैठता है, किसी की नज़र में वो गलती होती है और किसी की पॉइंट ऑफ व्यू में वो गलती नहीं होती है। अब सामने वाले ने क्या सोचा है ये उस पर डिपेंड करता है, और बाकी जो सर्कमस्टांसेस, एविडेंसेस आते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, उनसे डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे शहर में ट्रैफिक बहुत है, तो इसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन और होने चाहिए कि और प्रॉपर वे से बैलेंस होकर चले? एक हम लोग सब लोगों ने देखा है कि जब छोटे थे तो हम लोग को नैतिक शास्त्र, सिविक्स जरूर पढ़ाई जाती थी। अब शायद सब्जेक्ट को पढ़ा करके कुछ अलग कर दिया गया है, उसका सब्जेक्ट का नाम बच्चों में, कि ग्रीन लाइट हुई तो चलेंगे, रेड हुई तो रुकेंगे। मगर अब कॉन्सेप्ट ऐसा बदल गया, शहर का लगता है मानसिकता बदल चुकी है कि रूल्स और रेगुलेशन तोड़ने में मज़ा आने लगा। सिविक सेंस की बहुत ज़रूरत है, और जैसे बीच में चल रहे हैं बिना इंडिकेटर के गाड़ी, मतलब बच्चे को सिखाने की ज़रूरत है, बहुत सिखाने की, सीखने की ज़रूरत भी है कि बिना इंडिकेटर गाड़ी मोड़ दी,
बीच रोड पे कहो गाड़ी रोक दें एकदम अचानक से, तो अब फुटपाथ पे गाड़ी नहीं पार्क कर रहे हैं, पीछे वाला ट्रैफिक में फंसा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हम लोग फॉलो करते रहें तो जिससे बहुत बड़ी समस्या और दूसरों को भी बड़ा सुविधा मिलेगी। कानपुर में आदमी बीच में ही छोड़ देता है चौराहे पे, निश्चित रूप से कूड़ा फेंक दिया, तो बहुत सी चीज़ों का हम सब की एक बेसिक जिम्मेदारी है। हम भले एडवोकेट हों, डॉक्टर हों, टीचर हों, प्रोफेशनल्स हों या अपना बिजनेस रन करते हो, मगर हमें अपने शहर को क्लीन करने के लिए खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग एक सिटीजन रखनी पड़ेगी। और ये कानपुर में बहुत लॉस हो गया इस चीज़ का, यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा है ये चीज़। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करेंगे। बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत सारी चीज़ें पता चली लॉ के बारे में, है ना, और कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस हुई इस पॉडकास्ट के माध्यम से। और बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे समय दिया। निखिल, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया। मुझे तो, मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि आपने बहुत अच्छा ये पूरा स्टूडियो बनाया हुआ है, और टेक्नीशियंस और पूरी रिसर्च टीम, कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे क्या टॉपिक, किस व्यक्ति से क्या पूछना है, पूरा आप लोग पूरा रिसर्च फॉलो करते हैं और उनका एक क्वेश्चंस का एक पूरा कॉम्बो बनाते हैं, तो बहुत अच्छा है। और मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, आपके अच्छे भविष्य की पूरी टीम के लिए शुभकामनाएं। इसी तरीके से आपका ये पॉडकास्ट चैनल आगे जाए और लोगों को व्यक्तित्व के विषय में और लोगों के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा सभी को पता लगे आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक और आप सभी से निवेदन है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, कि स्पॉटलाइट विद निखिल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे ये चैनल उपलब्ध है और बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी इस चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत थैंक यू।